बंबई नगरिया है ना बाबू, यहाँ सपने पूरे तो होते हैं, लेकिन उस सपने को देखने के भी पैसे लगते हैं। जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी कीमत। इसी शहर में रहने वाले शिखर के पास ना के बराबर पैसे थे, लेकिन उसने गलती से एक बड़ा सपना देख लिया था। दिन भर की मारामारी के बाद जब वो घर वापस जा रहा था तो सड़क पर चलते चलते वो अचानक रुक गया। उसने सड़क के एक तरफ देखा जिधर झोपड़पट्टियां थी जहां वो रहता था, और सड़क के दूसरी तरफ थी वो पॉश बिल्डिंग्स जिनमें से एक आलीशान बिल्डिंग में रहती थी एक खूबसूरत लड़की और शिखर का प्यार, अनन्या, जिसका पूरा रूटीन शिखर को रटा हुआ था। अनन्या उसे कुछ खास जानती नहीं थी, लेकिन चेहरे से पहचानती जरूर थी। शिखर अनन्या को अपने दिल की बात कहने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इस वक्त उसके हालात ठीक नहीं थे। आज उसे बड़े क्लाइंट ना लाने के चक्कर में बिना सैलरी दिए ही बॉस ने जॉब से निकाल दिया था, और उसके शहर में सर्वाइवल का एक और रास्ता बंद हो गया था। शिखर अपनी सोच में उलझा हुआ जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि मकान मालिक के नौकर उसका सामान बाहर फेंक रहे थे। शिखर दौड़ता हुआ दरवाजे पर पहुंचा और एक नौकर को पकड़ते हुए बोला, अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? मकान मालिक गुस्से में घर जा, तुझे नहीं पता क्या हो रहा है? आज की तारीख ली थी ना तूने? यही कहा था ना कि अगर आज पैसे नहीं दिए तो घर छोड़ देगा। मैंने सोचा मैं ही घर छोड़ने में तेरी मदद कर देता हूं। शिखर बोला, ये ठीक नहीं है, मैंने पहले भी पैसे दिए हैं, बस कुछ समय से परेशानी चल रही है, किसी के बुरे वक्त को समझना चाहिए। मकान मालिक ने उसी तरह से जवाब दिया, क्यों बे, मैंने तुझे पालने का ठेका ले रखा है, अब मैं तुझे और मोहलत नहीं दे सकता। ये कोई धर्मशाला नहीं है, जब औकात चवन्नी की हो तो लाखों के सपने नहीं देखने चाहिए। शिखर कुछ बोल नहीं पाया, बस अपने सामान को सड़क पर फेंकता हुआ देखता रहा। कुछ देर तक अपना सारा सामान रोड पर लिए शिखर अनन्या की खिड़की की ओर आंसू भरी नजरों से देखता रहा। एक तुम ही तो मेरी उम्मीद थी, मेरी हिम्मत, मेरा सपना। अब तुमसे दूर मैं जाऊं भी तो जाऊं कहां? जब वहां शिखर का दोस्त रवि पहुंचा तो उसने हिम्मत बांधने की कोशिश करते हुए समझाया कि यार, दिल छोटा मत कर मेरे दोस्त, कभी कभी कुछ चीजों का खत्म होना एक नई शुरुआत के लिए जरूरी होता है। लेकिन आज हर मुश्किल को पॉजिटिवली हैंडल करने वाले शिखर के लिए सब खोखला सा हो गया था। इस सपनों के शहर मुंबई में लोग आ तो जाते हैं सपने पूरे करने, लेकिन उसकी कीमत उन्हें रोज ऐसे तिल तिल मरकर चुकानी पड़ती है। बिना नौकरी और छत के मेरे सपने भी दम तोड़ रहे हैं। रवि बोला, ये तेरे जैसा जिंदा दिल इंसान बोल रहा है। देख, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि तू कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगा। अभी हमें बस तेरे लिए एक रहने की जगह ढूंढनी है जो मेरे पास है। चल मेरे घर चल ले, बहुत छोटा सा है पर एडजस्ट कर लेंगे। शिखर परेशान होकर बोला, मैं कैसे? रवि ने जवाब दिया, देख, तुझे बस अपने एक्स्ट्रा सामान के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। शिखर को सोचता देख रवि ने ही उसे आइडिया दिया, तू अक्सर रेलवे स्टेशन जाता है ना, वहां पीछे वाली लाइन पर कुछ मालगाड़ियां कई महीनों से हिली तक नहीं है। आज रात उन्हीं में से किसी एक में अपने सामान का बंदोबस्त करते। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि शिखर अपने ख्यालों और असल जिंदगी के बीच ज्वार भाटे की तरह तैर रहा था। शिखर ने एक टेम्पो में अपना सामान भरा और रवि के साथ निकल गया। रास्ते में उसने अपने पुराने बॉस और मकान मालिक के चेहरे और उन पर उसके लिए टपकती बेइज्जती नजर आ रही थी। उसने सोचा, एक दिन तुम दोनों को इस शब्द औकात का सही मतलब सिखाऊंगा। अगले दिन रवि जब उससे मिलने आया तो उसकी मायूसी देखकर रवि ने कहा, देख शिखर, अभी तुम्हारे सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, इसलिए एक आइडिया है, प्रॉमिस करो, बुरा नहीं मानोगे तो बताता हूं। शिखर ने झट से कहा, तुम्हारी बातों का कभी बुरा माना है क्या? बोलो। रवि ने हिचकिचाते हुए कहा, जानता हूं तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, पर मेरी कंपनी में सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की ही वैकेंसी है, इंटरेस्टेड हो? शिखर ने हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन डिलीवरी बॉय की नौकरी पर शिखर का पहला दिन था। लाल टी शर्ट और लाल टोपी पहने, हाथ में डब्बा संभाले,
उसने एक आलीशान सोसाइटी के सबसे खूबसूरत फ्लैट पहुंचकर उसकी घंटी बजाई। दरवाजा जैसे ही खुला, सामने खड़े आदमी को देखकर शिखर भौंचक्का रह जाता है। वो अपनी टोपी तिरछी कर अपना चेहरा छुपाने की नाकाम कोशिश करता है। तब सामने खड़े इंसान ने शिखर का चेहरा देख लिया था और उसने अपने घर में चल रही पार्टी को रुकवाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, दोस्तों, आज की हमारे इस पार्टी के गेस्ट ऑफ ऑनर पधार चुके हैं। अंदर खड़े कुछ लोग शिखर को देखते हुए बोले, अरे ये तो शिखर है ना, वही जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता है। शिखर को डिलीवरी बॉय की ड्रेस में देख पार्टी में मौजूद सभी ऐसे देख हंसने लगे मानो वो किसी चिड़ियाघर में आया नया जानवर हो। शिखर के सामने खड़ा अंकुश बोला, दोस्त होने के नाते एक बात बताऊं शिखर, ये काम छोड़ और मेरे घर का काम शुरू कर दे। सैलरी 100 रुपए ज्यादा दिया करूंगा। पार्टी में आए सभी इस बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। शिखर का सर शर्म से झुक गया, मगर वो पलट के कुछ नहीं बोला। उसे काम की जरूरत थी। गुस्से में कुछ गलत बोलता तो बदतमीज डिलीवरी बॉय कहलाता। अपना ये काम भी हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। तभी एक आवाज सबको शांत करते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुम सबको किसी का ऐसे मजाक उड़ाते हुए? यह आवाज पार्टी में आई सबसे खूबसूरत लड़की अनन्या की थी। अनन्या शिखर की ओर बढ़ती है और अपने पर्स में एक कड़क 100 का नोट निकालकर उसे बख्शीश देने को पैसे आगे करती है। शिखर, जो कि इसी अनन्या के लायक बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, आज उसी के हाथों बख्शीश लेते हुए उसका सर झुका हुआ था और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं आने दिए और अनन्या को बस थैंक यू बोलकर वहां से निकल गया। निराश मन के साथ शिखर सीधा जा पहुंच गया रेलवे यार्ड, मालगाड़ी से अपना कुछ सामान लेने। मगर वो मालगाड़ी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। मालगाड़ी शिखर के सारे सामान के साथ रवाना हो चुकी थी। इस शहर में अब शिखर के पास अपना कहने को कुछ न था। शिखर कुछ देर तो वहां बुत बने खड़ा रहा। तभी बगल की पटरी से तेज रफ्तार में रेलगाड़ी गुजरती है और शिखर के दिमाग में एक ख्याल पनपता है, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें इस दुनिया में कोई नहीं जो मेरी परवाह करे। जिए तो जिए क्यों और किसके लिए? ये दुनिया गरीबों के लिए है ही नहीं। इस दुनिया में रहने से मौत ही अच्छी। कम से कम मौत में तो उसे पैसों की वजह से अपनों को अपनी आंखों के आगे मरते ना देखना पड़ेगा। इसी सोच के साथ शिखर अपने बगल वाली पटरी पे जाकर खड़ा हो गया, अगली आने वाली ट्रेन का इंतजार करते हुए। वो अपने इस दुनिया में बिताए कुछ हसीन लम्हे याद करने लगा। तभी सामने से ट्रेन की छुक छुक की आवाज आने लगी। शिखर का दिल कांप तो रहा था, मगर फिर भी वो अपनी जगह से हिला नहीं। अचानक उसके फोन की घंटी बजना शुरू हो गई, मगर शिखर उसे नजरअंदाज करते अपनी जगह पे ही खड़ा रहा। रेलगाड़ी तेज रफ्तार से शिखर की ओर आए जा रही है। फोन की घंटी बजना बंद होती है और एक मैसेज आता है, जिसे देखकर शिखर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? शिखर को आए मैसेज में लिखा था, मैंने आपके खाते में 50 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। और मैसेज के अंत में भेजने वाले का नाम लिखा था, आपका शुभचिंतक। ये पढ़कर शिखर बोल पड़ता है, कहीं ये कोई मजाक तो नहीं? इस बार मैसेज बैंक की तरफ से आया था। वाकई किसी ने उसके खाते में पूरे 50 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। तभी सामने से आ रही रेलगाड़ी की तेज रोशनी शिखर की आंखों में पड़ती है। वो अपनी आंखें मूंदता है और देर रात नशे में धुत वकील रतन साहू बार बार उस मैसेज को पढ़ रहे थे। क्या रे शिखर, तेरे साथ किसी ने मजाक किया होगा। ऐसे एसएमएस तो हर तीसरे दिन आते हैं, तू भी ना इसके लिए मेरी नींद बिगाड़ी। लेकिन शिखर के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखकर रतन साहू की हंसी रुक गई। अगर ये 0.00% भी सही निकली तो 50 करोड़। बेटा, मैं कोर्ट कचहरी में लड़ने वाला वकील नहीं, स्टाम्प पेपर बेचने वाला एक मामूली सा वकील हूं। मुझे तो इसमें झोल ही लग रहा है। किसी ने फालतू एसएमएस
मुझे कोई फालतू एसएमएस भी नहीं करता चाचा। आज जिंदगी में पहली बार कोई मैसेज आया और वो भी ये। जरूर कुछ तो है, मैं इसे ऐसे ही इग्नोर तो नहीं कर सकता। शिखर ने अपना मन बना लिया था, पर रतन ने उसे वार्निंग देते हुए समझाया, बेटा ना इतनी बड़ी रकम की हेरफेर हो, वहां बाजी चांद की लग जाती है। आज के एक लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहले पैसे मिले तो उसे लगा कोई लॉटरी है, लेकिन अगले ही दिन उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली। मेरी मान तो सीधा पुलिस के पास जा, अब वही सुलझा सकते हैं ये गुत्थी। शिखर ने रतन की बातों पर गौर किया और पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। शिखर की सारी बातें सुन और हुलिया देख पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ने उल्टा शिखर को धमकाते हुए पूछा, बता कहां से चुराए तूने ये पैसे? लौंडियाबाजी का चक्कर तो नहीं है? बता कौन सा 2 नंबरी धंधा करता है तू? शिखर ने अपने बचाव में बोला, अगर मैंने ये पैसे चुराए होते तो मैं क्यों आता यहां शिकायत दर्ज करवाने? कांस्टेबल ने उल्टा जवाब सुनते ही शिखर का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिखर तेजी से पीछे हट गया। कांस्टेबल तिल मिलाकर बोला, जबान लड़ाएगा मुझसे? तेरे जैसों को रोज इन्हीं हाथों से निपटा देता हूं। अब चुपचाप वहां बेंच पे बैठ जाके, तेरी बाकी खबर तो अब बड़े साहब ही लेंगे। अपनी शराफत और ईमानदारी के बदले ये सलूक मिलने के बाद शिखर को भरोसा हो गया था कि पुलिस से उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। तो जैसे ही कांस्टेबल की आंख लगी, शिखर मौका देख चुपके से वहां से निकल लिया। थाने से थोड़ी दूर एक सुनसान गली से जब शिखर तेज कदमों से निकल रहा था, उसने किसी की आहट महसूस की। शिखर को एक पल के लिए तो ये लगा कि वो कांस्टेबल ही उसके पीछे आया है, और उस आदमी के काले साए से वो कोई चोर लुटेरा मालूम हो रहा था। शिखर को याद आया कि कैसे रतन साहू ने उस लड़के की मौत के बारे में बताया था। पैसा मिलते ही दुनिया दुश्मन हो जाती है बेटा। उस लड़के ने भी सोचा था कि उसकी लॉटरी के पैसों से शादी करके वो घर बसाएगा, और देख जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। तभी शिखर को ऐसा लगा कि उसके पीछे चल रहे साए ने अपने कोट के अंदर वाली जेब से कुछ निकाला। ये देख शिखर के दिल की धड़कनें तेज होने लगी और वो बिना कुछ सोचे, बिना एक बार मुड़कर देखे, अपनी पूरी जान लगाकर भागने लगा। भागते हुए शिखर के मन में और सवाल आने लगे, जिसका जवाब एक ही इंसान दे सकता था। वो नंबर जिससे 50 करोड़ का मैसेज आया था, सिर्फ वही शिखर को बता सकता था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। शिखर ने उस नंबर पे फोन लगाया और जैसे जैसे इधर फोन की घंटी बजती जा रही थी, शिखर के दिल की धड़कन भी उतनी ही तेज होती चली जा रही थी। आखिर कौन था वो जिसने शिखर को इतने पैसे दिए? मकसद क्या था उसका इसके पीछे? कहीं शिखर किसी जाल में तो नहीं फंसने वाला था जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी पलट के रख देगी? जैसे जैसे फोन की घंटी बजने लगी, शिखर की धड़कन